हेलो बच्चा लोग, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों के लिए वो चैप्टर मैं लेके आया हूं जिनका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। वो था रिप्रोडक्शन या बायो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बच्चों को इस चैप्टर पढ़ने में बड़ा ही इंतज़ार रहता है। तो चलिए, आपका जो इंतज़ार है बच्चों उसको पूरा करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों रिप्रोडक्शन, इसके अंदर अपन दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले अपन प्लांट्स को कवर करेंगे और फिर एनिमल्स को कवर करेंगे। मुझे पता है आपका रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स पढ़ने में ज़्यादा मन है, आप चाहते हो विजय से सीधा टॉपिक पे आके बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले अपन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपन रिप्रोडक्शन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। देखिए, ये एक न्यू लाइफ है जो इस अर्थ पे आई है। तो ये लाइफ कैसे आई? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आज अपन बात करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जो स्पीशीज है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा इस अर्थ के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन करना क्यों नेसेसरी है? ताकि वो जो स्पीशीज है, चाहे वो ह्यूमन की स्पीशी हो चाहे वो मंकी की स्पीशी हो, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और आज आप देखिए, अपन आसपास में देखते हैं ड्यू टू इलीगल पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, की वजह से अपन कितने सारे ऑर्गेनिज्म, मैंने कुछ महीनों पहले न्यूज में पढ़ा था, एक व्हाइट राइनोसेरस था, उसकी जो लास्ट मेल था उसकी डेथ हो गई इस अर्थ के ऊपर। तो अब कोई उस राइनोसेरस का मेल अवेलेबल नहीं है अर्थ के ऊपर। तो उसका यूट्यूब पे काफी प्रचार हुआ था, लेकिन लोग आगे नहीं आए उसको बचाने के लिए, या फिर आगे आए, कुछ हो नहीं पाया तो बच नहीं पाया। तो वो जो पर्टिकुलर मेल राइनो था उस स्पीशी का, वो खत्म हो गया। तो हालांकि अवेयरनेस तो आई है, काफी सारे लोग इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसी चैप्टर को आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। भाई क्यों नेसेसरी होता है रिप्रोडक्शन? ताकि उस स्पीशी की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रह पाए इस अर्थ के ऊपर। और आप सभी को पता है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ही मायने रखता है किसी भी प्लेस के लिए। अगर उस प्लेस में बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, यानी वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट मीन्स उस वो जो एरिया है उसकी ग्रोथ प्रोबेबिलिटी या फिर ग्रोथ जो चार्ट होता है वो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता है। चलिए, ये तो हो गई मतलब इधर उधर की बातें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन को बच्चों अपन प्रोक्रिएशन और ब्रीडिंग भी बोलते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनता है। उस नए ऑर्गेनिज्म को बच्चों अपन ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और जिन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनता है उसको पेरेंट्स अपन बोलते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं, और जो नया ऑर्गेनिज्म होता है उसको ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बोला जाता है। आमतौर पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन वर्ड ऑफस्प्रिंग यूज करते हैं, आमतौर पे, स्पेसिफिक नहीं है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अपन वर्ड डॉटर सेल यूज करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पर सन सेल क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, डॉटर सेल क्यों बोला गया। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च भी करी बट कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि जिस साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर किया होगा डॉटर सेल का, तो उसको शायद डॉटर्स होगी, उसके कोई डॉटर हो गया, उसको बहुत पसंद करता होगा, तो उसने डॉटर सेल रख दिया, सन सेल नहीं रखा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेस क्या करता है? इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चलती रहे, उस स्पीशी कंटिन्यूटी अर्थ पे रहे। तो इसको भी अपन को हाईलाइट यहाँ पर कर देना है बच्चों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वहां पे अपन वर्ड यूज करेंगे डॉटर सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, काव हो गई, बफेलो हो गई। हायर ऑर्गेनिज्म जनरली वो होते हैं जिनका बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो एडवांस होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, मंकी हो गए, काव हो गई। तो ये आमतौर पे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अटेम्प्ट करते हैं। और आमतौर पे बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे, अपन आगे पढ़ेंगे भी, कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और उनका जो बेबी होता है उनको बोलते हैं यंग वंस। तो ह्यूमन बींग्स बेबी प्रोड्यूस करता है, यंग वंस। लेकिन प्लांट्स की मैं बात करूं, हायर प्लांट्स की, देखिए एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। प्लांट्स में भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर होता है बच्चों, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली वो फ्रूट्स एंड सीड्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स की मदद से वो रिप्रोड्यूस करते हैं हायर प्लांट्स। अच्छा, अब
नोट है तो इंपॉर्टेंट है, उसको अपन वी के टॉपिक लगा दीजिए बच्चों फटाफट से। इधर आप लिख दीजिए वी के विराट कोहली टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये है ना, आप समझना इसको। द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे पेरेंट्स, और जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। क्लियर है, मैंने आपको पहले बता दिया। समटाइम्स द वर्ड डॉटर सेल भी अपन यूज कर लेते हैं, अब सन सेल क्यों यूज नहीं करते, मुझे तो नहीं मिल पाया। अगर किसी बच्चे को मिलता है तो मुझे जरूर बताए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली तो आमतौर पे वैसे अपन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट जनरली किताबों में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको ऑफस्प्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिसेलुलर है उनके केस में अपन डॉटर सेल वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों, हर एक स्पीशी जो होती है अपने यूनिक वे में रिप्रोड्यूस करता है। अब हर एक स्पीशी यूनिक है, सबका बॉडी डिजाइन अलग है। ह्यूमंस की बात करो बॉडी डिजाइन अलग है, डॉग की बात करो बॉडी डिजाइन अलग है, अमीबा की बात करो सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रा की बात करो अलग बॉडी डिजाइन है, मल्टी सेलुलर है। फिशेस की बात करो सबका डिजाइन अलग अलग होता है, और सबका जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है अपने आप में यूनिक देखने को मिलता है। तो अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहला टॉपिक बच्चों अपन उठाएंगे वो उठाएंगे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन प्लांट्स। तो स्पीशीज क्या होती है, चाहो तो लिख लो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर organisms a group of similar organisms capable of interbreeding, capable of a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring। समझाता हूं मैं क्या है बच्चों। अब स्पीशीज क्या होती है, स्पीशी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिमिलर होते हैं। स्पीशी क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो बेबी प्रोड्यूस करेंगे वो भी फर्टाइल होगा। फर्टाइल यानी वो बेबी भी क्षमता कैरी करेगा वापस से रिप्रोड्यूस करने की। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या बनती है, स्पीशी की डेफिनेशन ये बनती है क्या वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखने के साथ साथ वो आपस में रिप्रोड्यूस करने में भी केपेबल होंगे, जिसको इंटरब्रीडिंग बोलते हैं, और वो जो बेबी प्रोड्यूस करेंगे वो भी फर्टाइल होगा। फर्टाइल का मतलब यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों कि वो बेबी भी रिप्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो जब ये सारी बातें फुलफिल होंगी तभी बोलेंगे अपन कि ये ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि भाई मेल मेल आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेल और फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है, जो इंटरब्रीडिंग होगी वो मेल और फीमेल पेरेंट के बीच में ही होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। गैमीट्स, तो आगे बढ़ने से पहले अपन समझेंगे गैमीट्स होते क्या है बच्चों। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल को बोलते हैं सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल या फिर गैमीट। अगर चारों नाम कहीं पे आपको दिखाई दें या कोई बोलता हुआ आपको दिखे, चाहे गैमीट हो, चाहे सेक्स सेल हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सेल हो, चाहे जर्म सेल हो, तीनों ही एक ही चीज होती हैं। और जो भी एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं प्यारे बच्चों, उनमें इन सेल का होना कंपलसरी है। ये सेल नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इन सेल का होना मैंडेटरी है। ये बात तुम लिख के ले लो प्यारे बच्चों, अगर ये सेल नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। These cells are required by higher organism for the purpose of sexual reproduction। दो टाइप के गैम, देखो पेरेंट्स भी दो होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट जो है वो मेल गैमीट बनाएगा, और जो फीमेल पेरेंट है वो फीमेल गैमीट बनाएगी। तो ये जो एग्जाम्पल गिवन है ये ह्यूमन बींग्स का डायग्राम मैंने लिया हुआ है। ये ह्यूमन बींग्स का जो मेल गैमीट है उसको बोलते हैं अपन स्पर्म। वैसे तो आप सब समझदार हो, आपको सब बातें पता हैं, ठीक है, खास करके इन टॉपिक के बारे में। और ये फीमेल गैमीट है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर इसको बोलते हैं बच्चों ओवम, ठीक है। हालांकि ये सब अपन ने 8th में भी पढ़ लिया है। तो ये जो डायग्राम है ये मेल गैमीट का है, ह्यूमन बींग्स के इसको बोलते हैं स्पर्म, और ये डायग्राम फीमेल गैमीट का है, ह्यूमन बींग्स के इसको बोलते हैं अपन ओवम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। ये सिंगल शब्द ही आपको डेफिनेशन के नंबर दिलाने का पूरा पूरा काबिल है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। सेक्स सेल की कोई भी नीड नहीं है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल में बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टार लगा दीजिए। ये विराट कोहली है, इधर लिख दीजिए वी के। देखो बच्चों, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, बट वो क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ाने के साथ साथ आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो जो बातें मुझे लगती है यार कॉन्सेप्चुअली बच्चे को पता होनी चाहिए, तो कई बार मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। सो जो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और जनरली इसको लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ही इसको परफॉर्म करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जनरली देखो यूनिसेलुलर सिंपल थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिसेलुलर ही करते हैं, मल्टी सेलुलर भी करते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनका बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैं बात करूँ डॉग की, तो डॉग में देखिए आप स्टमक भी होता है, आइज भी होती है, किडनी भी होती है, बोन्स भी होती हैं, स्किन भी होती है, फर भी होता है। तो बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज है, ऑर्गन है। तो इनकी बॉडी इतनी हाईली एडवांस्ड है, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि एक सिंगल सेल से इतनी वैरायटी ऑफ सेल्स बनाना, ऑर्गन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं चल पाएगा। जिन भी ऑर्गेनिज्म का बहुत सिंपल या बेसिक बॉडी डिजाइन है वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना जादू चला देता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, जो ऑफस्प्रिंग आता है यानी जो बेबी आता है वो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अपने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल पेरेंट जिसे फादर बोलते हैं अपन जनरल वर्ड्स में, और फीमेल जिसे अपन मदर बोलते हैं बेसिकली। और ये सेम स्पीशीज के ही होने चाहिए। ऐसा अब देखो जो ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो हाथी के बीच में होगा। देखा है कभी हाथी और घोड़े ने जो है रिप्रोड्यूस करके एक नया बेबी बनाया? ऐसा नहीं हो सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए सेम स्पीशी का होना कंपलसरी है ना। द सेक्स सेल, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं, इसको जायगोट। और दिस प्रोसेस को इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लिख दीजिए दिस प्रोसेस। भाई मेल सेक्स सेल होता है और फीमेल सेक्स सेल होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाते हैं। उस सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट। और जो प्रोसेस है पूरा फ्यूजन का उसको बोला जाता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप फर्टिलाइजेशन को आप हाईलाइट कर सकते हो ऐसे। अब बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखने लायक है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये जो जायगोट है जो कि सिंगल सेल का होता है, यही डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिर बड़ा होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अपन भी एक जायगोट थे, पहले जायगोट से बड़े हो गए अपन एम्ब्रियो बने, फिर एम्ब्रियो से बड़े हो गए अपन इंडिविजुअली एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग बन गए। तो जो अपनी लाइफ स्टार्ट हुई थी वो भी सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, जिसको बोला गया था जायगोट। और जायगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स या फिर सेक्स सेल। फिर ये जायगोट सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फर्दर सेल डिवीजन करके एक बेबी का रूप ले लेगा। तो अपनी लाइफ भी जो स्टार्ट हुई थी, प्यारे बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से चालू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली जिस सिंगल सेल को बोलते हैं अपन जायगोट। चलिए, जैसे रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर और डॉग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलता है। नोट, इट जनरली अकर्स इन हायर एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए अपन पहले भी डिस्कस कर चुके बच्चों, क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी एडवांस्ड बॉडी होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑर्गन्स होते हैं। तो एक सिंगल सेल से या फिर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इतना एडवांस बॉडी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होती है जिनमें फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। तो उनके अंदर जो बच्चों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी अपन ने समझा, पूरी पिक्चर अपन ने समझी। अब इस टेबल के जरिए अपन पूरी बात को समझ लेंगे।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलिए रेड पेन सिलेक्ट करते हैं अपन बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है टेबल, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर ये टेबल आपको लर्न है तो आपको इसकी थ्योरी लिखने में जरा भी तकलीफ नहीं आने वाली है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म। ए अपन जो ए यूज करते हैं सिंगल के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में ए, अ पेन, अ बॉय जनरली, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म। जनरली अपन टू ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉलो करेंगे। अभी आप वन को यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते, गैमेट यानी सेक्स सेल, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि आप मुझे पता, जब मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो इंडिविजुअल कैसे बनेगा, बेबी कैसे बनेगा। थर्ड, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा तो जायगोट भी बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन से ही काम चल जाता है, इसके अंदर मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन दोनों ही चलते हैं। लास्ट, इसको आप चाहो तो 5 स्टार लगा दो, मैं समझाता हूं आपको। इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसमें क्या होगा पहले मैं समझा दूं। देखो अब बच्चों होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होता है। अब सिंगल पेरेंट है तो मतलब जो सेल है, जो रॉ मटेरियल है वो भी सेम ही होगा। अब जिस जगह से रॉ मटेरियल उठा के आप चीज बना रहे हो तो वो चीज भी तो वैसी ही बनेगी ना। अब मैं मीठी ब्रेड लूंगा और उस मीठी ब्रेड से कुछ बनाऊंगा तो वो चीज मीठी ही बनेगी। मैं कड़वी करेला लूंगा तो जो चीज बनाऊंगा वो भी कड़वा ही बनेगी, रॉ मटेरियल तो वही है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, बेबी बनेगा, मैं बोलूँ उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एग्जैक्ट सेम होगा, आप उसको कार्बन कॉपी भी बोल सकते हो। तो इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। कार्बन कॉपी होते, डुप्लीकेट होते हैं भाई, सेम ही तो रॉ मटेरियल है, अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है ना भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम एक ही जगह से सेल आ रहे हैं, तो जब जेनेटिक मटेरियल सेम है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी सेम ही होगा, आइडेंटिकल होगा, कार्बन कॉपी बिल्कुल डुप्लीकेट। लेकिन जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट आया फादर से, फीमेल गैमिट आया मदर से, दोनों फ्यूज हो गए, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों मिल गए तो कुछ तो पापा की और मम्मी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मिक्स हो जाएंगी बेबी के अंदर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स यानी कुछ प्रॉपर्टी फादर से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं, दोनों के मिक्स जो है वो बेबी बनता है। तो इसमें आपको आइडेंटिकल नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी बहुत शक्ल मिलेगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आएंगे जो दोनों में ही नहीं होंगे, क्योंकि मिक्स जो बेसिकली कुछ वो होता है, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है बच्चों। तो उसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये टेबल अगर आप इतना ही यहाँ पे लर्न कर ले, चाहो तो उसको आप हटा सकते हो, जितना आपके काम की चीज है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है बच्चों। तो ये टेबल अगर आपको अच्छे से लर्न हो जाती है तो आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत कहीं से लेके कहीं तक नहीं आने वाली है। अगर आपको टेबल है तो आप इसको थ्योरी के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए आप मैंने समझ सकते हैं ये बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिसेलुलर और लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा के अंदर होता है। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम में होता है और लीशमानिया में होता है। लीशमानिया डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं काला अजहर। अगर क्लास 7th में आपने ध्यान दिया है तो आपको पता है काला अजहर क्या होती है बीमारी, फीवर आता है इसके अंदर, ठीक है। तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। चाहो तो एग्जाम्पल अगर ज्यादा पूछता पैरामीशियम और लीशमानिया भी लिख सकते हो। बैक्टीरिया में भी कुछ केसों में देखने को मिलता है। देखिए अमीबा है, अब यहाँ पे वर्ड अपन ने पेरेंट यूज करा है। अब इस पेरेंट अमीबा में देखिए अब न्यूक्लियस जो होता है वो इलोंगेट होगा, लंबा होगा। फिर न्यूक्लियस के आसपास में जो है बच्चों साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और ऐसे ग्रूव बनेगा, अंदर की साइड ग्रूव बनेगा और खट से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहीं पे आते जो अमीबा पेरेंट अमीबा था उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और दो नए डॉटर सेल अपन को मिल गए, अमीबा मिल गए। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी यानी टू, फिजन का मतलब टूटना। बाइनरी का मतलब हो गया यहाँ पर टू
और फिजन का मतलब होता है ब्रेक। बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है, लीशमानिया में होता है, पैरामीशियम में होता है और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें? एक पेरेंट सेल होता है सर, तो उसका न्यूक्लियस पहले इलोंगेट होगा यानी खींचेगा, फिर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, बीच में से ग्रूव आएगा, ग्रूव से जो है वो ब्रेक हो जाएगा और 2 नए डॉटर सेल अपन को यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो बाइनरी का मतलब 2, फिजन का मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों अपन को एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल मिल गए, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों ये बाइनरी फिजन लीशमानिया में होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आप देखो कहीं से भी अमीबा टूट सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ से किसी भी प्लेन से, चाहे वो ये प्लेन हो, ये प्लेन हो, ये प्लेन हो, किसी भी प्लेन से अमीबा ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लीशमानिया क्यों लिया है? क्योंकि इसमें जो ब्रेकडाउन होता है पेरेंट का 2 डॉटर सेल के अंदर, वो हमेशा अलोंग दी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ही देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनली। तो ये इस खासियत है इसकी, अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्लियर है? देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लेंथ वाइज है, 2 में टूट जाता है, फिर नया डॉटर सेल बनेगा, फिर वो भी फर्दर डिवाइड होगा। तो ऐसे आगे बढ़ती जाती है इनकी स्पीशीज। एक अमीबा 2 में टूटा, ठीक है, फिर ये 2 अमीबा फर्दर 2 में टूटेंगे। तो ऐसे इनकी जो स्पीशी है वो कंटिन्यू रहेगी इस अर्थ के ऊपर, जब तक ह्यूमन बींग्स जो है कुछ इंटरफेरेंस न क्रिएट करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल यानी मैनी, फिजन का मतलब टूट जाना। तो बाइनरी फिजन में बच्चों एक सेल 2 में टूटा था, मल्टीपल फिजन में एक सेल कई सारे सेलों में टूट जाता है। सो वर्ड यूज करा अपन यहाँ पर मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम क्या? एक प्रोटोजोआ है। अप्रोक्सीमेटली 1000 डॉटर सेल जो है अपन को मिलते हैं मल्टीपल फिजन से प्लाज्मोडियम के द्वारा। अब देखिए बच्चों, ये प्लाज्मोडियम का एक सेल है, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव, चलो छोड़ो, ये देखिए प्लाज्मोडियम का एक सेल है, ये रहा बीच में न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत सारे सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब वर्ड यहाँ पे सिस्ट लिखा हुआ है, ये सिस्ट क्या होती है? प्रोटेक्टिव कोट होता है। ठीक है बच्चों, तो जो प्रोटेक्टिव कोट होता है ये उसको बचा के रखने का काम करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन। जब सिचुएशन फेवर में नहीं होती, जो सिस्ट होती है इसको बचा के काम करती है, बचा के रखने का काम करती है। अब अंदर ही अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन बन गई। फिर न्यूक्लियस के आसपास में जो है बच्चों साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और लेयर आ जाएगी। सिंगल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा, उनके आसपास में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, उनके पास सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी और बहुत सारे अंदर मल्टीपल सेल्स बन जाएंगे। फिर जैसे ही सिस्ट वॉल ब्रेक होगी तो बहुत सारे डॉटर सेल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे एक सेल से मल्टी सेल बन गए तो उसको बोला अपन ने मल्टीपल फिजन। पहले एक न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस में टूटेगा, उस मल्टीपल न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठे हो जाएंगे, उन बहुत सारे साइटोप्लाज्म के पास बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी और बहुत सारे सेल अंदर ही अंदर बन जाएंगे यहाँ पे। और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये सिस्ट ब्रेक होगी और ये जो सेल्स है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बडिंग, बडिंग में अपन ने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया। हाइड्रा क्या? एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। देखो हाइड्रा और हाइड्रिल्ला मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हाइड्रिल्ला तो एक एक्वाटिक प्लांट है, इट्स एन एक्वाटिक, हाइड्रिल्ला एक एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन हाइड्रा यहाँ पर एनिमल है। तो बच्चे हाइड्रा और हाइड्रिल्ला में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर रहा हूँ। हाइड्रा एक एनिमल है और हाइड्रिल्ला एक प्लांट है, हालांकि दोनों ही आपको पानी में देखने को मिलेंगे। अब हे हाइड्रा एक कैप्टन अमेरिका मूवी था, हे हाइड्रा, हाइड्रा ही था उसका नाम भी, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है? स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स हैं जिनमें रीजनरेट करने की क्षमता होती है। तो हाइड्रा के अंदर स्पेशल रीजनरेटिव सेल होते हैं प्यारे बच्चों, जो कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब देखिए, अब ये हाइड्रा की बॉडी है, तो यहाँ पे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, एक टाइनी सी आउटग्रोथ निकलेगी। इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड, या सिंपल भाषा में एक फुंसी सी निकलेगी, उस फुंसी को बोल दिया इन्होंने बड। फिर बड जब ग्रो करेगी तो इसमें वही, इनको क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स है बच्चों। ये क्या है? टेंटिकल्स, दीज आर टेंटिकल्स, ठीक है। ये जो आउटग्रोथ है बच्चों, यही क्या है? बड। अब ये ब्लड, अब ये जो बड है इसमें भी टेंटिकल्स आ जाएंगे और पूरा हाइड्रा के जैसा डेवलप हो जाएगी। जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने आप को डिटैच कर लेगी पेरेंट हाइड्रा से
और ग्रो करके अपनी एक अलग ज़िंदगी जिएगी। फिर जब ये भी मैच्योर हो जाएगी तो ये भी बड निकालेगी, और इस तरीके से हाइड्रा की जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती रहेगी इस अर्थ के ऊपर। तो क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी, बड डेवलप हुई, डेवलप होकर अलग हो गई, तो उसको अपन बडिंग नाम दे दिया। बडिंग हाइड्रा के साथ बाबा यीस्ट में भी देखने को मिलती है। तो यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है। चिंटू बेटा यीस्ट क्या है? शल यीस्ट एक फंगस है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए यीस्ट सेल है, यूनिसेलुलर है। अब इसमें भी एक आउटग्रोथ होगी, ठीक है, आउटग्रोथ एक बड बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज क्या है, जब तक ये बड इससे अलग होगी ये भी अपने ऊपर एक बड बना लेगी, तो एक तरीके से चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चेन ऑफ बर्ड्स अपन को मिल जाएगी। जब तक पहली बर्ड अलग होगी, उस पहली बर्ड के ऊपर दूसरी बर्ड बन जाएगी, दूसरी बर्ड के ऊपर तीसरी बर्ड बन जाएगी, तो एक चेन ऑफ बर्ड्स बन जाएगी, जिसको अपन चेन बडिंग भी बोल देते हैं। तो चेन बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन यीस्ट। आइए बच्चों बात समझ में। तो इस तरीके से जो आपका यीस्ट है वो अपना जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सिंगल सेल है, सिंगल सेल में क्या हुआ बच्चों? बड निकली, एक आउटग्रोथ में लिख देता हूं यहाँ पे। अब इस आउटग्रोथ के अंदर क्या होगा बच्चों कि एक नई बड बनेगी। फिर ये न्यूक्लियस भी, देखो न्यूक्लियस का जाना जरूरी है, न्यूक्लियस नहीं जाएगा तो बड जो है वो काम की नहीं, वो बेकार हो जाएगा मामला, न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। तो न्यूक्लियस का जाना भी जरूरी है साइटोप्लाज्म के जाने के साथ साथ। फिर एक बड बनी, जब तक क्या अलग होगी, इसके ऊपर एक बड बन गई, इसके ऊपर भी एक बड बन गई, तो एक चेन ऑफ बर्ड्स बन गई, उसको बोला अपन ने चेन बडिंग। तो अब बच्चों बडिंग इन यीस्ट जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि चेन बडिंग होती है, उसको डिस्कस करने के बाद अपन पढ़ेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे ये है कोरल कॉलोनी। तो चलिए बच्चों पहले अपन सिलेक्ट करते हैं फेवरेट ब्लू पेन। तो इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड कोरल, तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। द बर्ड्स रिमेन अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म परमानेंटली, इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। These birds then grow and produce birds of their own, and in this way a complete colony is formed। एक कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, आमतौर पर अपन ये पता है कि हाइड्रा की अगर अपन बात करें या फिर अपन बात करें ईस्ट की, तो उनमें बर्ड्स बनती थी और बनने के बाद वो अलग हो जाती थी। लेकिन अगर बात करें अपन कोरल की या फिर स्पॉन्जेस की, यहाँ पे इसमें बर्ड बन तो रही है लेकिन वो अटैच और डिटैच नहीं हो रही है, अलग नहीं हो रही, परमानेंटली उन्हीं के साथ जुड़ के रह रही है। तो इस तरीके से वो ग्रो करती जाती हैं, बर्ड्स बनाती जाती है, बर्ड्स जुड़ के रहती हैं, तो एक कॉलोनी बन जाती है पूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक स्पेशल फीचर होता है, इसको बोलते हैं अपन कोरल कॉलोनी या फिर स्पॉन्जेस है तो स्पॉन्ज कॉलोनी। कमिंग टू नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ये बच्चों फंगस के अंदर, ये इसको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस भी बोला जाता है बच्चों, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे, इसको बच्चों स्पोरोजेनेसिस भी बोला जाता है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस एक फंगस है जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो बच्चों राइजोपस फंगस को ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। अब राइजोपस फंगस हो गया, फिर पेनोसिलियम हो गई। इसके ना बच्चों जो स्ट्रक्चर दिख रहा है नॉब लाइक, बलून लाइक, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। फिर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको थ्रेड लाइक, फिलामेंट लाइक, इनको हाइफी बोलते हैं। अब ये स्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोर्स। अब बच्चों जैसे स्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो ये फट जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है और स्पोर्स हवा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। स्पोर्स फंगस के हवा में रहते हैं आमतौर पे, अभी भी यहाँ पे हवा के अंदर होने चाहिए स्पोर्स फंगस के। अब जैसे ये स्पोर्स किसी ऐसी चीज पे गिरते जो कि फूड आइटम है और इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फूड, तीन चीजें होती हैं बच्चों कंडीशंस। पहला हो गया फूड, दूसरा हो गया मॉइस्चर, थर्ड हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जहां पे भी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है वहां पे जो स्पोर्स होते हैं बच्चों वो वापस से जर्मिनेट होके पूरी फंगस का रूप ले लेते हैं। जैसे अब ठंड बच्चों गर्मी में, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में जून जुलाई के आसपास बारिश भी होती है और बहुत गर्मी भी पड़ती है। तो अगर आप कभी भी जुलाई के मौसम में या बारिश के मौसम में ब्रेड को बाहर रख दोगे तो ब्रेड फूड हो जाएगा। बारिश है तो ऑलरेडी मॉइस्चर होगा, नमी होगी, और अगर गर्मी है तो अपने आप जो है बच्चों उसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए बारिश के सीजन में आपके अचार, ब्रेड खाना जल्दी खराब होता है। क्यों?
क्योंकि स्पोर्स तो हवा के अंदर है, और जैसे उन स्पोर्स को तीनों चीजें मिल जाती हैं तो जर्मिनेट करके पूरे एक राइजोपस फंगस या ब्रेड मोल्ड बना लेते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज। स्पोर्स क्या होता है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज होती हैं जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड रहती हैं, जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन में बचाए रखने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये प्लानेरिया का है। प्लानेरिया एक फ्लैट वर्म है, फ्लैट यानी इसे चपटा। फ्लैट वर्म में रीजनरेशन आपको प्लानेरिया के साथ साथ हाइड्रा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपन प्लानेरिया का ही एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। प्लानेरिया आपको आमतौर पर फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएगा। एक मल्टी सेलुलर एनिमल है ये, इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से बेटर में इसको मल्टी सेलुलर एनिमल। बच्चों हाइड्रा देखिए फ्लैट वर्म में चपटा सा होता है, पतला सा। अगर मैं इसको दो कट इसकी बॉडी में मारूं, एक यहां से और एक यहां से, तो आई वाला हिस्सा ऊपर, मिड बॉडी यहाँ पे और टेल पोर्शन यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है जिस एरिया में सर होगा वही रीजनरेट करेगा। तीनों के तीनों एरिया रीजनरेट करके पूरा का पूरा जो है प्लेटफॉर्म बना लेंगे। तो क्योंकि उसके पास स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो इट हैज स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स। और इन स्पेशल रीजनरेटिव सेल की मदद से ये अपनी पूरी बॉडी के पार्ट्स को ग्रो आउट कर देता है। अच्छा ये बात समझना बच्चों, जो रीजनरेशन होता है वो यूनिसेल्युलर बोल दो या फिर वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनका बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक होता है, फिर लोअर लेवल का होता है। अब मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करूं एनिमल की जिनका बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें आपके आ जाएंगे डॉग, हायर ऑर्गेनिज्म, डॉग, ह्यूमंस, डॉल्फिन्स, वेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और बॉडी डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन ऑर्गेनिज्म में आप किसी भी सेल से पूरी बॉडी को नहीं बना सकते। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास हार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्किन है, तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज है, ऑर्गन्स हैं। और मैं बोलूं कि मेरे स्किन सेल्स आप ये ऑर्गन्स बना लो तो इतना बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा नेचुरली। तो इसलिए बच्चों जो रीजनरेशन होता है वो ऐसे एनिमल्स में होता है जिनका बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि फ्लैटवर्म या फिर हाइड्रा। क्लियर है बात बच्चों? तो इनके पास स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो कि सिंपल बॉडी डिजाइन को बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जैसे ह्यूमंस की बात करूं, डॉग्स की बात करूं या फिर हायर ऑर्गेनिज्म आते, तो वहां पे ये चीज काम नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स, टुकड़े। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो स्पैरोगैरा की बात हो रही है, इसको अपन बेसिकली फिलामेंटस एल्गी भी बोल सकते हैं क्योंकि फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है। इट्स अ फिलामेंटस एल्गी। इट्स अ फिलामेंटस एल्गी। अब देखिए, अब अगर ये नेचुरली आमतौर पर जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मेन मोटे मोटे तौर पे नेचुरली होता है। देखिए नेचुरली ये जो फिलामेंट है ये 3 टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो गया। इसको बोला फ्रेगमेंट 1, इसको बोला फ्रेगमेंट 2 और इसको बोला फ्रेगमेंट 3। और ये ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्यारे बच्चों 3 अलग अलग तरीके से ग्रो करके मैच्योर होंगे और ये तीनों अलग अलग अपने आप में स्पैरोगैरा बन जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये जो होता है स्पैरोगैरा जो होता है फ्रेगमेंटेशन करके रिप्रोड्यूस करता है और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब इन फिजन, फिजन में ध्यान से सुनना, फिजन की मैं बात करूं तो ए यूनिट देखिए टूट रहा है। अब टूटता तो फिजन में भी है और फ्रेगमेंटेशन में भी है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? फिजन की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट के 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो काम की चीज यहाँ पर क्या हो गई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म। जबकि फ्रेगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ब्रेक होके 2 और मोर ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बचाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया फिजन के अंदर और फ्रेगमेंटेशन के अंदर। तो टूट फिजन में भी रहा है और टूट फ्रेगमेंटेशन में भी रहा है। बट फिजन अपन आमतौर पे वर्ड यूज करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे आपका हो गया इधर स्पाइरोगैरा जो अपन ने पीछे देखा था। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बच्चों पहले समझिए वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं।
वैसे मैंने लिखा हुआ है बट मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टेम, रूट एंड लीव्स को अपन वेजिटेटिव पार्ट्स यहां पर प्यारे बच्चों बोलते हैं। ऐसा अपन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है वो होता है फ्लावर और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जब अपन स्टेम, रूट और लीव, जिन्हें अपन वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, जहां पे भी लिखा हुआ है बच्चों स्टेम, रूट एंड लीव्स, जिसे अपन वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, इनको जब यूज करते हुए एक नए प्लांट को ग्रो कराया जाता है या नया प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है? ये जो ग्रोथ हो रही है ये नेचुरली हो रही है। स्टेम, रूट और लीव से नेचुरल वे के अंदर एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या सिंपल आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोल सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ह्यूमंस खुद इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अंजाम देंगे, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी अपन सिंपल डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर प्लांट के स्टेम, रूट और लीव से अपने आप नेचुरल वे के अंदर एक नया प्लांट ग्रो करेगा। It is an asexual method of reproduction. It involves the growth and development of one or more buds present in the old part of plant to form a new plant. अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों, इसको आप बिल्कुल फोकस करके ध्यान से सुनना कि जिस भी नए पार्ट से या फिर जिस भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करता है उसमें बड का होना बहुत ही जरूरी है। बड क्या होता है? बड वो पार्ट होता है जिसमें फ्लावर भी बन सकता है, ब्रांच भी बन सकती है और लीफ भी बन सकती है, डिपेंड करता है उसकी पोजीशन कहां पर है। बड क्या है? बड एक इमेच्योर ग्रुप ऑफ सेल है या फिर टिश्यू है जो कि फ्लावर भी बन सकती है, जो कि ब्रांच भी बन सकती है, जो कि लीफ भी बन सकती है। कि किस पे निर्भर करता है? निर्भर करता है उसकी पोजीशन कहां पर है। इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो भी आप स्टेम, रूट और लीव्स ले रहे हो उसके अंदर बर्ड्स का होना कंपलसरी है, क्योंकि बर्ड्स नहीं होंगी तो आप भूल जाओ कि नया प्लांट उसमें से ग्रो कर पाएगी। जो ग्रोथ कैपेसिटी है, ग्रोइंग कैपेबिलिटी, वो बर्ड्स ही बियर करती है। देखिए जो लीफ है बच्चों, ये एक ब्रायोफिलम लीफ है, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये जो बच्चों लीफ है ये एक ब्रायोफिलम लीफ है और आप देखो इसकी जो मार्जिन है, इसकी मार्जिन में आपको ऐसे ये दिख रहे होंगे बर्ड्स। अब इसको ठीक है, तो इन्हीं बर्ड से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है ब्रायोफिलम का। इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे करता है। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यही आ गया। देखो बेसिकली ब्रायोफिलम लीफ के अंदर आपको देखने को मिलता है, हालांकि लीफ के साथ स्टेम में भी इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इस बात को मत भूलना, मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे लीफ की बात आती है तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपने दिमाग में निकल के आता है, फिर कहीं पे भी आप देखोगे, किताबों में पढ़ोगे या इंटरनेट पे पढ़ोगे या वीडियो, जो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो ब्रायोफिलम का ही देखने को मिलता है अगर लीफ के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जहां पर भी बात चालू होती है। तो ब्रायोफिलम के अंदर भी होता है, ब्रायोफिलम की स्टेम में भी होता है, बिगोनिया। लीफ की बात करो ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। तो आप देखोगे बच्चों ये मार्जिनल नॉचेस है। नॉच क्या होता है? जो आप देख रहे हो ये कट, ये जो ऐसे डिप्रेशन से आ रहा है अंदर की साइड, कट आ रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल नॉच। अब इस नॉच में क्या होता है? एक बड ग्रो करती है, एक बड ग्रो करती है। अब अगर वो बड थोड़ी सी ग्रो करके नीचे गिरेगी तो उस बड में से नया प्लांट ग्रो करेगा, या पूरी लीफ ही नीचे गिर जाएगी तो भी नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे ब्रायोफिलम के। या कई बार ऐसा होता है कि जो बड्स आप देख रहे हो, ये बड्स लीफ में जुड़े ही एक अपने आप एक नया प्लांट बना लेती है, फिर ये भार की वजह से नीचे गिर जाता है पूरा का पूरा लीफ और एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो आमतौर पे होता है कि जो बड्स हैं, छोटी बड्स हैं, वो टूट के नीचे गिरती हैं या फिर पूरी की पूरी पत्ती नीचे गिर जाती है बड्स के समय। लेकिन कई बार क्या होता है, पत्ती भी नहीं गिरती है, बड भी नहीं गिरती, एक नया सा प्लांट जो होता है वो अपन को दिखने लग जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ब्रायोफिलम की लीफ में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा और ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें फ्लावर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसी तरीके का लीफ में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बच्चों आपको बिगोनिया में भी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मनी प्लांट स्टेम। अब यहाँ पे अपन स्टेम की बात करते हैं तो बच्चों इसमें स्टेम कटिंग जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब इस बात को आपका ध्यान देना है
वैसे मनी प्लांट बच्चों क्लाइंबर होता है, मतलब क्लाइंबर वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है और अपनी स्टेम के दम के ऊपर ऐसे क्लाइंब नहीं कर सकते, उनको किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। मनी प्लांट आमतौर पे आपको हर घरों में तो, लेकिन एक गली के अंदर आपको एक दो मकान में आपको मनी प्लांट देखने को मिल जाएगा। हमारे घर में पहले कभी था, लेकिन अब हम उसको नहीं रखते हैं। कोई कारण नहीं है क्यों नहीं रखते, बट ऐसे ही अब नहीं रखते तो अब भूल गए, लाना नया प्लांट भी नहीं लेके आए। तो मनी प्लांट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जिससे घर में मनी प्लांट होता है तो मनी को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज मनी इज ऑफ ग्रीन, मनी वाज ऑफ ग्रीन कलर अर्लियर। अब तो खैर कलरफुल नोट्स आ गए मोदी जी के आने के बाद, पर्पल कलर, पिंक कलर, बट पहले नोट आमतौर पे ग्रीन कलर के हुआ करते थे। तो ऐसे बोलते हुए मनी प्लांट घर में रखोगे तो पैसा आएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसे से कोई रिलेशन है, बट ठीक है, प्लांट है। प्लांट जो एस्थेटिक मतलब ब्यूटी लेके आता है घर के अंदर, और साथ ही साथ में बच्चों जो ग्रीनरी होती है वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखती है। तो यहाँ पे बच्चों जो मनी प्लांट अगर अपन देखें, यहाँ पे भी देखिए बीच में एक सपोर्ट लगा रखा है, एक जो है बच्चों स्टिक है या फिर कोई स्टेम है, ओल्ड स्टेम है स्टिक या फिर ये ओल्ड स्टेम है, जिसके ऊपर ऐसे जो मनी प्लांट है ये ऐसे उसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है, इसलिए उसको बोला क्लाइंबर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट्स क्लाइंबर। अब इसकी जो स्टेम है उसके थ्रू अपन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। अब जो अपन स्टेम कट करेंगे, आपको इस बात का ध्यान देना है कि उसके अंदर बड होना कंपलसरी है। एक बड या फिर एक से ज्यादा बड्स भी वो हो सकती हैं। अगर जब तक बड नहीं होगी तो वो प्लांट में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी आप स्टेम कटिंग ले रहे हैं, ध्यान दे उसके अंदर बड होना जरूरी है। अगर बड नहीं होगी तो उस प्लांट को, उस स्टेम कटिंग को, ये जो कट मारते हैं ना, कट मार के जो डंडी लेके जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग में अगर बड नहीं है तो आप भूल जाओ, सपने मत देखो कि नया प्लांट मैं इससे घर में उगा दूंगा। उस स्टेम कटिंग के अंदर बड्स का होना बहुत ही कंपलसरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये बात हो रही है यहाँ पे बच्चों पोटैटो ट्यूबर की। अब पोटैटो जिसको अपन आलू बोलते हैं, ये एक मॉडिफाइड शूट है बच्चों। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड शूट या फिर स्टेम भी आप इसको बोल देते हो। मैं इसमें लिख देता हूं, इट्स अ मॉडिफाइड शूट। अगर बच्चों को कई बार कंफ्यूज है तो मैंने शूट भी लिख दिया और स्टेम जो है वो ऑलरेडी मेंशन है। तो बच्चों जो आलू होता है ये जमीन के नीचे ग्रो करता है, तो आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं, भैया ये तो जड़ है, लेकिन आलू जड़ नहीं है, आलू एक स्टेम है जो कि मॉडिफाई होकर एक ट्यूबर का रूप ले लेती है। ट्यूबर क्या होता है बच्चों? ट्यूबर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा सा स्वॉलन होता है और इसके अंदर फूड स्टोर रहता है। मैं तो लिख देता हूं, ठीक है। तो अब आलू फूला हुआ होता है, उसके अंदर फूड स्टोर रहता है, जिसको अपन अगर आलू वैसे बहुत टेस्टी है, कहते हैं बनो तो आलू के जैसे, हर सब्जी के साथ वो घुल मिल जाता है। तो बच्चों आलू के अंदर जो आपको आईज दिख रही हैं, बेसिकली ये क्या होती हैं, बड्स होती हैं। इनमें बड्स होती हैं बेसिकली आईज के अंदर। तो इन्हीं आईज में से फर्दर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आलू बच्चों सीड से भी ग्रो करता है। मैं लिख देता हूं, आलू की जो खेती हो सकती है वो सीड से भी हो सकती है। आलू की खेती आप सीड से भी कर सकते हो। लेकिन आलू में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलू जो होता है वो ट्यूबर से भी ग्रो कर जाता है, आलू का नया प्लांट। अब जो आइज दिख रही है इसमें क्या होती है, बड्स होती है, और इन्हीं बड्स से एक नया पोटैटो का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। अब या तो मैं पूरा का पूरा आलू जमीन में गाड़ दूं जिसके अंदर बड्स है, तो एक नया आलू का पेड़ उग जाएगा, या फिर मैं इसके सेक्शन करूं, जैसे एक सेक्शन में कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, ताकि आपको यहाँ पे इजीली हाईलाइट हो जाए। लेट्स सेलेक्ट द रेड कलर, मुझे लगता है रेड कलर जो अच्छा विजिबल होगा। हाँ, जैसे कि मैं सही सोचा। अगर मैंने कुछ सेक्शन करें इस तरीके से, मैंने उसको सेक्शन कट करे जिनमें आईज हैं यानी बड्स हैं, और जब इन 4 सेक्शन को मैं अलग अलग जगह पे मिट्टी में गाड़ूंगा तो 4 नए पोटैटो के प्लांट अपन को मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए अपन सीड्स को यूज नहीं करते, क्योंकि सीड्स के मुकाबले पोटैटो ट्यूबर को यूज करना ज्यादा इकोनॉमिक और ज्यादा इजी अपन को पड़ता है। भाई जितनी बड्स हैं, जितनी आईज हैं, आप आलू में कट मारो, और कट ऐसे मारो उस आलू के अंदर, तो ट्यूबर के अंदर, कि उसके अंदर एक कट में एक बड होनी चाहिए। फिर उन पीसेस को आप अलग अलग जगह पे आप प्लांट कर दो, लगा दो, तो उन्हें हर एक पीसेस में प्यारे बच्चों एक नया प्लांट जो आलू का निकल के आ जाएगा। तो इसलिए अपन सीड्स को प्रेफर ना करके ट्यूबर को ही यूज कर लेते हैं। चले बच्चों, अब आगे स्लाइड की अपन बात करते हैं। तो अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये आखिरी हिस्सा है, बेसिकली लास्ट टाइप
का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो कि अपन सिलेबस के अंदर अपना लास्ट है। ये मतलब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बाय रूट्स, ये लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले टॉपिक में एज पर दी सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय एनसीईआरटी। तो रूट्स के थ्रू भी आपने सही सुना बच्चों, जैसे अपन ने लीफ के थ्रू पढ़ा, लीफ के थ्रू बच्चों अपन ने पढ़ा कि आपका ब्रायोफिलम प्लांट था। देखिए अगर अपन देखें यहाँ पे तो ब्रायोफिलम प्लांट में अपने लीफ के थ्रू डिस्कस यहाँ पर करा था। जब अपन आगे बढ़े तो अपन ने स्टेम के थ्रू भी देखा, भाई स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। स्टेम में अपन ने स्टेम कटिंग पढ़ा था, जिसमें अपन ने मनी प्लांट के एग्जाम्पल से डिस्कस किया था। फिर आगे बढ़े तो ट्यूबर के एग्जाम्पल से भी पढ़ा अपन ने कि जो पोटैटो ट्यूबर होता है, ट्यूबर क्या होता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अपन ने देखा इन तीनों केस के अंदर प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं बड की मौजूदगी पे हाईलाइट कर रखा है। यानी जब भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, आमतौर पर मैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ही बात करूं तो बर्ड्स का होना कंपलसरी है। अगर बर्ड्स नहीं होंगी तो उस पर्टिकुलर पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन बात करते हैं गुआवा की। तो गुआवा खाना सबको पसंद है बच्चों। गुआवा अमरूद, अमरूद जो होता है एक तरीके से बहुत हेल्दी फ्रूट होता है। अगर आपको किसी भी तरीके से गैस की समस्या है या फिर आपको एसिडिटी रहती है, तो ऐसा आयुर्वेद के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि अगर आपको कभी भी एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, तो अमरूद जो होता है उसके ऊपर काला नमक लगाओ और उसको खा जाओ। बीज को नहीं निकालना है, छिलके को नहीं निकालना है। तो अमरूद में कुछ ऐसे तत्व होते हैं प्यारे बच्चों जो कि एसिडिटी को कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल में लेके आ जाते हैं। और कभी आपको ऐसी समस्या आती है तो आप इस चीज को अपना के देखना, हो सकता है आपका काम जो यहाँ पर बन जाए। मेरे को भी बच्चों एसिडिटी की समस्या रहती थी, मेरे कैसे दूर हुई बच्चों, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि बेसिकली मैंने अमरूद वगैरह तो नहीं खाया था। हुआ क्या था बेसिकली कि मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बार इंटरनेट पे पढ़ा कि एक जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे लेमन, लेमन होता तो एसिडिक है, लेकिन पेट के अंदर जाने के बाद वो बेसिक रूप ले लेता है। उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलते हैं जिससे वो बॉडी में जाने के बाद बेसिक हो जाता है। मेरे बच्चों इतनी ज्यादा एसिडिटी की समस्या थी कि मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा प्राइमरी दुख ही वही था कि यार मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ भी खाऊं एसिडिटी एसिडिटी, मैं रात को सो एसिडिटी एसिडिटी, मेरी लाइफ बहुत परेशानी वाली हो गई थी। तो मैंने नींबू, मतलब आप क्या मानो, मैंने सुबह खाली पेट नींबू पिया और 3 दिन के अंदर मेरी प्रॉब्लम जड़ से खत्म। क्या आप सोच सकते हो, 3 दिन के अंदर ही मुझे राहत मिल गई। मुझे लगा कोई चमत्कार हो गया, कुछ जादू सा हो गया। मतलब मेरे लिए वो जो पल था वो जादू से कम नहीं था, मुझे दोबारा नई जिंदगी सी मिली थी प्यारे बच्चों। तो मैं उस इंफॉर्मेशन के लिए उस भगवान का बहुत शुक्रिया करूंगा कि मेरे जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं जिनके घर में किसी को भी एसिडिटी की समस्या है, तो वो ये नुस्खा ट्राई कर सकता है कि सुबह को जब उठे तो ब्रश करने के बाद खाली पेट पानी के अंदर, पानी को ज्यादा गर्म नहीं करना है बच्चों, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और विटामिन सी जरा सी गर्मी देने पे भी खत्म हो जाता है। तो पानी को आप या तो नॉर्मल पानी लें या फिर हल्का सा गुनगुना, ज्यादा गर्म पानी होते ही मामला खराब हो जाएगा। तो हल्के से गुनगुने पानी में, मैं तो कह रहा हूं सादा पानी लीजिए आप, उसमें नींबू निचोड़ दो और उसको पी लो। ऐसा जब आप 2 से 3 दिन तक करोगे तो आपको जरूर आपकी सेहत में सुधार दिखेगा। तो गुआवा की अपन बात करते हैं बच्चों, तो गुआवा उसके अंदर रूट्स के थ्रू ही बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और स्वीट पोटैटो बच्चों जो कि अपन आमतौर पर खाते हैं, उसकी रूट्स के जरिए भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल, गुआवा का प्लांट है, देखिए इसके रूट्स आप देख रहे हैं। तो इन रूट्स के थ्रू बच्चों एक न्यू गुआवा प्लांट अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो अपना टॉपिक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नेचुरल मेथड, ये यहीं पर ही खत्म होता है। मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं इस लेक्चर को इजी से इजी वे में कन्वर्ट कर दूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को मिस ना करें, इसके लिए आप हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।